ये 68 जो बीपीएससी हुआ था, तो उसका जो मैथ और रीजनिंग का जो है 10 जो प्रश्न है, तो आज मैं इसको मतलब सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो इसको देखिएगा, हो सकता है 69 में इससे रिपीटेड क्वेश्चन आए या नहीं, तो इससे मतलब आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे मतलब ये सॉल्व करना है। तो आपको इसको देखना है कि जैसे एक क्वेश्चन था रीजनिंग का दिया हुआ था कि किसी कूट भाषा में यदि फास्टर को 22-29, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 141 नंबर क्वेश्चन है। ये आपका सेट कौन सा का है? सेट ए का है। तो इसको कैसे फास्टर को, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और मॉन्ग को इतना लिखा गया, तो गाइड को कैसे लिखा जाएगा? तो फास्टर को जैसे ये दिया हुआ है तो इसको एक कोड वर्ड में दिया हुआ है, तो इसको कैसे देखना है? जैसे एफ का जो है हम लोग का प्लेस वैल्यू जानते हैं कि 7 होता है, यहाँ पे 22 दिया हुआ है। तो और ए का जो होता है 1 होता है, यहाँ पे 29 दिया हुआ है। तो इससे हम लोग देख रहे हैं कि कोई सीक्वेंस नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें हमको इसमें क्या करना पड़ेगा कि इस तरह का क्वेश्चन को जैसा मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन से तो मतलब क्लियर नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि समझाने का, कि आप इसको समझ जाएं कि एफ का जो होता है, एफ का उल्टा क्या होता है? एफ का उल्टा होता है यू। एफ का उल्टा होता है यू, और यू में वो क्या किया? +1 किया है। तो यू का कितना होता है? 21 और +1 22। और जो इसका जो सेकंड अल्टरनेट वाला जो है, इसमें क्या किया? वो ए का 1 होता है और 1 को ये +1 कर दिया है। मतलब पहले वाले लेटर का ऑपोजिट +1 और सेकंड वाले लेटर का जो प्लेस वैल्यू है उसमें +1। जैसे एस का आपका ऑपोजिट क्या होता है? एच होता है। एस का ऑपोजिट कितना होता है? एच होता है, और इसमें आपको ये +1 कर दिया है। फिर आपके जैसे टी का कितना होता है? 20, और 20 का +1 कर दिया, मतलब 21 कर दिया है। फिर ई का उल्टा कितना होगा? भी, और भी में फिर कितना कर दिया? +1। यानी ये वाला में आपका +1 किया, इसमें भी +1 किया, इसमें ऑपोजिट +1 किया। तो यानी आप अभी तक समझ गए होंगे कि क्या किया। अब उसी को इसमें चेक करते हैं। एम का उल्टा कितना होता है? एम का उल्टा होता है एन का प्लेस वैल्यू होता है 14, और 14 में आपको 1 जोड़ा है 15। फिर हम बोले थे कि अगला जो होगा उसमें उसके प्लेस वैल्यू में 1 जोड़ना है, तो ओ का कितना होता है? 15 + 1 करना, मान 14। फिर देखिए इसमें क्या होगा? इसका ऑपोजिट लेना, 13 + 1। इसका जस्ट का टस है 11 में 1 कर देना। मतलब पहले वाला का ऑपोजिट +1, सेकंड वाला का जितना प्लेस वैल्यू उसमें +1। तो जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? टी होता है, और टी में हम लोग टी का कितना होता है? 20। तो इसमें हम लोग 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। उसी तरह से यू का कितना होता है प्लेस वैल्यू? यू का प्लेस वैल्यू आपका होता है 21, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। तो हम लोग अगर देखते हैं तो इसमें 21 और 22 आपका इसी में है, बाकी इस ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसको काट देंगे, इसमें भी काट देंगे। हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं हो, तो हम लोग देख लेते हैं। फिर आपका क्या होता है? आई का उल्टा क्या होता है? आर का प्लेस वैल्यू 18, और ये कितना होता है आपका? 19 होता है। कितना होता है? 19। तो यानी हम लोग को दिख रहा है ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या देखिए कि जो पहला लेटर था उसका ऑपोजिट +1 करना, और जो सेकंड लेटर है उसमें जितना प्लेस वैल्यू है उसका +1 कर देना। उसी तरह से फास्टर को मॉन्ग से चेक कर लिए, उसके गाइड का हम लोग यहाँ पे कर दिए, तो उसी तरह से कितना हो जाएगा? 5 to 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइएगा, हो सकता है कि 69 में इसके तरह ही या इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित एक क्वेश्चन आपका आ जाए। अब दूसरा क्वेश्चन हम जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को देखना है। 142 नंबर का क्वेश्चन है ये, सेट ए में। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और परिमाप दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। देखिए मेरा ये सलाह है कि हम पिछले 66 के बाद से जो पेपर देखें, 66, 67 में 2 पेपर हुआ था, 68 में 1 पेपर हुआ, उसमें हम देखें कि जनरली जो 2D फिगर है, जैसे आपका हो गया रोम्बस हो गया, आयत हो गया, तो रोम्बस हो गया, आयत हो गया। आप इसके अलावा समलम चतुर्भुज देख लेना है, आपको क्वाड्रिलेटरल देख लेना है। और अब उसके बाद 3D तो जनरली पूछता नहीं है, लेकिन 2D का कुछ टॉपिक को प्रैक्टिस करना है। तो उसमें हम लोग को देखना है कि पिछले बार जैसे रोम्बस पे पूछा था, इस बार आयत से पूछ लिया है। तो इसमें क्या क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है L × B दिया हो, L × B होता है। आयत का क्षेत्रफल है कितना? 30, यानी L × B का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पेरीमीटर जो होता है इसका पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर होता है 2 × L + B होता है, और ये आपको दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। ये आपको दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। मतलब ये गिवन है कि ये पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है 2L + B का मान दिया हुआ है 26, और L × B का मान दिया हुआ है 30। यानी L × B जो होता है आयत का क्षेत्रफल होता है, 2 × L + B आपको आयत का परिमाप होता है। तो अब हम लोग यहाँ से अगर देखते हैं, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो ये 2 से तो ये कट जाएगा, कितना बार में? 13 टाइम में। तो यानी हम लोग के पास L × B का वैल्यू 30 और L + B का वैल्यू आ गया 13।
तो अगर हम लोग इसको देखते हैं बाई ऑप्शन से, बाई ऑप्शन से अगर देखेंगे तो L इंटू बी का वैल्यू कितना है 30, तो 5 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 5 6 के 30, ये तो सेटिस्फेक्शन कर रहा है, क्या नीचे वाला कर रहा है, 5 और 6 11 है, जबकि इसका L प्लस बी का वैल्यू कितना आना चाहिए 13, तो ये पहला तो आपका क्या हो गया, कट गया। अगर दूसरे ऑप्शन से अगर हम देखते हैं 15 दूना 30, पहला तो सेटिस्फेक्शन किया, लेकिन दूसरा में आना चाहिए L प्लस बी, L प्लस बी का वैल्यू 13 है, 26 नहीं, क्योंकि 2 से काट चुके हैं, L प्लस बी का वैल्यू 13, तो यहाँ पे देखें तो 15 और 2 17, तो ये भी नहीं किया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। इसका देखिएगा तो L इंटू बी यानी 10 या कितना आ गया 30, सेटिस्फेक्शन कर रहा है, L प्लस बी का वैल्यू 13 और L प्लस बी यानी 10 और 3 13, तो यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर आप इसको फॉर्मूला से अगर बनाना चाहते हैं, इसको अगर फॉर्मूला से अगर बनाना चाहते हैं तो फॉर्मूला से बनाने के लिए हम आपको बता देते हैं कि जैसे L इंटू बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30, और अभी हम लोग L प्लस बी का वैल्यू अभी हम लोग निकाले कितना 13, क्योंकि 2 इंटू ये था ना 2 इंटू L प्लस बी का वैल्यू कितना था 26 था, तो अगर हम लोग इसको अगर काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 13। अब L इंटू बी का वैल्यू 13 है और L प्लस बी का वैल्यू ये है, तो अगर हम लोग L माइनस बी अगर निकाल लेंगे तो दोनों इक्वेशन से L और B का मान निकल जाएगा। तो अगर हम लोग L माइनस बी अगर निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है L माइनस बी का फॉर्मूला होता है L प्लस बी का होल स्क्वायर, L प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये होता है -4 इंटू एल बी, ये होता है। अगर यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो L प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और माइनस L इंटू बी यानी कितना हो जाएगा 120, 30 चौके 120, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 49, यानी L माइनस बी का वैल्यू L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 49 आ गया, तो यानी L माइनस बी बराबर आपके पास अब कितना आ गया, यानी आपका आ गया 7। तो यहाँ से हम लोग देख चुके हैं कि ये वाला इक्वेशन जो था L प्लस बी का वैल्यू कितना था 13, ये फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको क्योंकि टोटल डिटेल तो फॉर्मूला नहीं बता सकते, फिलहाल आपको समझना है कि L माइनस बी, अगर L प्लस बी दिया हुआ है तो हम लोग क्या निकाल दिए, L प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 13, तो हम लोग अब यहाँ से देख सकते हैं कि L प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 13 और L माइनस बी का वैल्यू अभी हम लोग के पास निकाल के लेके आ गए 7। अगर हम लोग इसको सोल्व करें, दोनों को जोड़ दें तो ये और ये कट जाएगा, 2L का वैल्यू कितना आ गया 13 और 7 कितना हो गया 20, और अगर यहाँ से अगर 2 से काट देंगे तो 10 बार, यानी L का वैल्यू कितना आ गया 10। अगर L का वैल्यू 10 आ गया इस इक्वेशन में अगर रखेंगे तो B का वैल्यू 3, या ऐसे देखिए A प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया 13, L का वैल्यू निकाले हैं 10, तो B का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से B का वैल्यू हो गया 3। तो ये तो हम लोग बाई फॉर्मूला से हो गया, लेकिन आपका बीपीएससी तो इतना आसान दिया था कि आप इसी से चेक कर सकते हैं कि L इंटू बी का मान कितना 30 आना चाहिए, इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है। हम लोग परिमाप से चेक कर लेते हैं, 2 इंटू परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी का मान 26, तो एल प्लस बी बराबर 13, तो देख रहे हैं कि 5 6 11 हो रहा है। यहाँ पे जो जोड़ने पे कितना हो रहा है 11 हो रहा है, यहाँ जोड़ने पे कितना हो रहा है 17 हो रहा है, और यहाँ पे जोड़ने पे आपका कितना हो रहा है 13 हो रहा है। तो ये देखिए एल प्लस बी का मान 13, यानी 13 का डबल 26, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस से तो हर साल बीपीएससी में एक एक क्वेश्चन रहता है, तो इसको तो देख के जाइएगा कि प्रॉफिट लॉस में मतलब एक क्वेश्चन आना ही है। तो जैसे 67 में भी आया था, 66 में भी आया, 68 में भी आया। तो इस क्वेश्चन को देखना है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है, तो 10% की छूट देता है, इसका मतलब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। कोई चीज 10 रुपए का, कोई वस्तु 10 रुपए का, उसमें मतलब 10% की छूट यानी 1 का छूट देता है, तो कितना में बिकेगा 9 रुपए में। तो अब देखिए कि ये 10 रुपए जो है यही उसका तो है मार्केट प्राइस, यानी 10 का ही वैल्यू आपको दिया हुआ है, वहां पे कितना 400। देखिए अंकित मूल्य कितना है 10, डिस्काउंट देने के बाद 9 रुपए में बेच रहे, इसका मतलब 10 का वैल्यू 400, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से 40 रुपया। हमको निकालना है 9 यूनिट का, क्योंकि आप बेच रहे हैं तो 9 यूनिट में ना, 10 तो आपका था, तो इसको 9 से गुना कर देते हैं, यानी ऐसे भी देखिए 1 का 40, 1 यूनिट का 40 रुपए, तो 9 यूनिट का कितना हो गया, इससे गुना कर देते हैं 360 रुपए हो गया। 360 रुपए इसका अभी तक सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन जैसे आप 360 रुपए लेकर के स्टोर से निकल रहे हैं तो स्टोर वाला आपको आवाज देता है, बोलता है कि नहीं हम 10 रुपए का आपको क्या लेंगे, जीएसटी लेंगे। तो वो जीएसटी लेंगे तो उसको तो जीएसटी देके आना पड़ेगा, तो जीएसटी देके आना पड़ेगा। तो 360 रुपए अपने आप में 100% है, अपने आप में कोई भी चीज 100%, तो इसको 10% अगर हम बढ़ाएंगे तो कितना देगा 110 बटे आपका 100 हो जाएगा। या आप इसका 10% निकाल के इसमें ऐड भी कर सकते हैं, इसमें देखने 0 कट जाता है, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग के पास आ जाता है 396 रुपया। मतलब इस वस्तु का जो मूल्य है ये 396 रुपया हमको देना पड़ेगा। यानी आप समझ गए होंगे कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10,
यानी 10% डिस्काउंट, यानी 1 का डिस्काउंट, 1 का डिस्काउंट मतलब 10 का सामान 9 में बेच रहे हैं, 10 का वैल्यू 400, तो 1 यूनिट का वैल्यू 40, तो 9 यूनिट हमको यही तो है। ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस, और ये आपका क्या हो गया मार्केट प्राइस। ये मार्केट प्राइस जो आप खरीद करके लाते हैं, जो आप मार्क करते हैं, मार्क यानी अंकित करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो यानी 9 का वैल्यू 360, 360 लेके आप जैसे ही 360 तो सेलिंग हो गया, लेकिन बोल रहे 10% का जीएसटी लेंगे, तो ये 10% का जीएसटी इसमें कर देते हैं, तो आपका कितना हो गया 396 हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, तो ये आपको, हालांकि जो मैथ का 10 सेक्शन होता है उसी के अंदर में क्वेश्चन था, तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो पॉलिटी का क्वेश्चन जो है, तो इसमें ये दिया हुआ था कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं सार्थक क्रम में सजाइए। मतलब वो एक्चुअली ये लिखा नहीं था, एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन वास्तविक में वरीयता क्रम का है, जो आप वरीयता क्रम जानते हैं, पॉलिटी में पढ़े होंगे, उसी से था। ये वरीयता क्रम में जो है प्रीफरेंस जो होता है उसके इसमें था। तो ये क्वेश्चन जो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सांसद है, तो सबसे पहले आपको वरीयता क्रम आपको जानकारी होना चाहिए। तो वरीयता क्रम में जो सबसे पहले जो आता है, तो वरीयता क्रम में सबसे पहले आपको वरीयता क्रम, ये तो आपको जानकारी रखना ही पड़ेगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता भी है। पहले वरीयता क्रम में सबसे पहले जो आता है वो राष्ट्रपति आता है। इस वरीयता क्रम की जो सूची है 1979 में बनाया गया था, और 2019 में इसमें संशोधन किया। उसके अनुसार वरीयता क्रम में पहले कौन आता है, बाद में कौन आता है, इसका यहाँ दिया हुआ है। पहले तो राष्ट्रपति आता है, फिर उसके बाद दूसरा नंबर पे आपको आता है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति, फिर 3 नंबर में जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, 3 नंबर में जो आपका आता है वो प्रधानमंत्री आता है, प्रधानमंत्री आता है। 3 नंबर पे कौन आता है, प्रधानमंत्री। 4 नंबर पे जो आता है वो राज्यों के राज्यपाल होता है, राज्यों के राज्यपाल, लेकिन कहां पे, अपने राज्य में, अपने राज्य में। राज्यों के राज्यपाल कहां पे, अपने राज्य में होना चाहिए, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। ये आपका कितना हो गया 4 नंबर पे। 5 नंबर पे जो आपका आता है वो भूतपूर्व राष्ट्रपति आता है, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति या जो पूर्व राष्ट्रपति होते हैं वही दिया हुआ है। 5 कौ में जो आपका आता है, 5 कौ में आपका आता है उप प्रधानमंत्री, जो हम लोग का संविधान में ये पद संवैधानिक पद नहीं है, हालांकि ये पद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो पहला राष्ट्रपति आता है, दूसरा उपराष्ट्रपति, ये वरीयता क्रम का है, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य पे, और भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 कौ में हो गया प्रधानमंत्री। और जो 6 नंबर पे जो आपका आता है, ये आपका आता है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश आता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश आता है कितना नंबर पे, 6 नंबर पे। और इसी में जो आता है 6ठे नंबर पे लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का कौन आता है, अध्यक्ष आता है, लोकसभा का अध्यक्ष आता है कितना नंबर पे, ये 6 नंबर पे आता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष कितना हो गया 6 नंबर पे। अगर हम लोग 7 नंबर पे अगर बात करें, 7 नंबर पे वरीयता क्रम में कौन आता है, तो मुख्यमंत्री अपने राज्य में, मुख्यमंत्री होता है, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में, बाहरी राज्य में नहीं, अपने राज्य में होना चाहिए। ये वरीयता क्रम में 7वें नंबर पे इसको रखा है। दूसरा जो है लोकसभा, दूसरा जो है लोकसभा तथा राज्यसभा का जो है, लोकसभा तथा राज्यसभा का विपक्ष का नेता, कौन सा, विपक्ष का नेता हो गया। उसके बाद 1 नंबर में तो हो गया ये 7 में, 2 नंबर पे आपका ये हो गया दोनों। तीसरा नंबर पे जो होता है नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, नीति आयोग का कौन, उपाध्यक्ष। ये कितने नंबर पे आता है, ये आपका आता है, ये 7 नंबर पे आता है। चौथा नंबर पे जो आपका होता है, तो यह केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य, ये आपको कितना में आता है, 7 में आता है। तो आप ये अभी तक देख चुके होंगे कि ये वरीयता क्रम पे दिया होता, वरीयता क्रम पे दिया होता। तो पहला नंबर पे राष्ट्रपति, दूसरा में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चौथा में राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, 5 में भूतपूर्व राष्ट्रपति, 6 में प्रधानमंत्री, 7 में हो गया मुख्यमंत्री अपने राज्य में, उसका लोकसभा राज्यसभा का विपक्ष नेता 7 में आता, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य। अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसको हम लोग हटा देते हैं 1 और 2 को। 7 कौ में जो आता है, 7 कौ में ये भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति आते हैं, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति ये किसमें आते हैं, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति जो आपको हो गए
ये आपको 7 में आते हैं। तो अगर इसको सार्वत्रिक क्रम के अनुसार अगर देखें तो सबसे पहले हम बताए कि राष्ट्रपति आता है, तो राष्ट्रपति 2 है आपका, 2 आपका इसमें स्टार्ट हुआ है। फिर हम बताए थे उपराष्ट्रपति 1, फिर आपको हम क्या होता है प्रधानमंत्री 2, 1, 4, फिर आपको हो जाएगा 6 नंबर पर सांसद सबसे लास्ट में। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। फिर अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें क्वेश्चन नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 में आपको देखना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि मतलब इसमें सिर्फ केवल भाषा हो रहा है, कुछ नहीं। कि रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 दान कर देता है और अपनी बची हुई संपत्ति को 3 बराबर बच्चों में बांट देता है, तो प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली भाग पूछा है। आप इसमें पूछा है कि रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 भाग दान कर देता है, संपत्ति है कितना वो तो मालूम है नहीं। आप इसको x भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं। तो मान लेते कि टोटल संपत्ति था कितना उसके पास, 100 रुपए था। 100 रुपए का 1/4, 100 रुपए का 1/4 कितना हो गया, 25। तो 25 तो ये दान कर दिया, 25 तो दान कर दिया। और उसका बची हुई संपत्ति तो 100 था, 100 में से 25 दान कर दिया, तो बचा कितना, 75। ये 75 अभी हम लोग का बचा हुआ है और 3 बराबर भागों में बांट दिया, 3 बराबर भागों में। तो मतलब प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा, एक को 25 रुपया मिलेगा, एक को 25 रुपया मिलेगा और एक को 25 मिलेगा। देखिए 3 बराबर भाग हो गया, मतलब 100 था, 100 का 1/4 यानी 25 दान कर दिया, तो बचा कितना हम लोग के पास, यानी 100 में से अगर हम लोग 25 माइनस कर देंगे, 100 में से अगर 25 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 75। ये 75 को 3 बराबर बच्चों में बांट देता है, तो कितना कितना करके पाएगा, 25, 25, 25 करके पाएगा। यानी प्रत्येक बच्चे को मिला कितना, 25। कितना में मिला, यानी 100 रुपए में मिला, यानी 25 100 रुपए में मिला, मतलब कितना में, 1/4 भाग मिला। ऐसे भी आप जरा देखिए ऑप्शन नंबर ए, 25 रुपया मिल रहा है तो टोटल तो 100 था, तो 100 का 25 कितना, 1/4 है। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 5 भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया हुआ है कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें है क्या कि ये हमको इसका वैल्यू निकालना है, ये कैसे निकलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जनरली आप प्रैक्टिस जब करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर हम लोग इधर से अगर देखते हैं तो 58 से 44 का जो अंतर है 14 का है, तो और यह 14 चौके 56, 4 घटा है। इसमें से अगर हम लोग देखते हैं तो 16 का यहाँ पे अंतर है, 16 चौके 64 नहीं मिल रहा है। अगर हम इधर से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से कितना का अंतर है, 7 का, और 7 को अगर 7 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 49। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कितने का ये अंतर है, तो ये आपका अंतर हो जाएगा यहाँ पे, अगर 8 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, और इधर आपका 5 से 5, यानी 5 का अंतर है। कितने का है, 5। और यहाँ भी अगर हम लोग 7 से गुना कर देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है इसका जो अंतर होगा उसको 7 से, ये दोनों का जो अंतर है इसको भी 7 से। तो इसी हिसाब से अगर यहाँ पे अगर हम लोग देख लेते हैं 52 से 41 का जो अंतर है ये कितना का है, 11 का अंतर है। और ये भी कितना से मल्टीप्लाई होगा, 7 से, क्योंकि देखिए ये भी 7 से, ये भी 7 से, इसका अंतर गुना 7, ये दोनों का अंतर गुना 7, ये दोनों का अंतर गुना 7, तो 11 7 77। अब हम इसलिए जल्दी पकड़ लिए, या हालांकि ये क्वेश्चन मेरा एग्जाम में भी सही हुआ था, तो इसमें एक्चुअली ये है कि इसको जल्दी इसलिए पकड़ लिए कि हम मोर एंड मोर प्रैक्टिस किए हुए हैं। तो जैसे आप इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 7 भी रीजनिंग का है, सीक्वेंस का। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी है रीजनिंग का है। तो ये सीक्वेंस से हर बार एक क्वेश्चन आता है, हम 66 में भी देखें, 67 में भी, 68 में भी। तो हमको इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हम लोग को देखना पड़ेगा। इसके लिए हालांकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, जैसे आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट याद होना चाहिए, इसका अंतर देखेंगे। तो इसको जनरली अगर देखते हैं तो यहाँ 4 का स्क्वायर -1, लेकिन 5 का स्क्वायर -5 करने पे आएगा, यहाँ 1 करने पे 6 का स्क्वायर -4, तो ये कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो अगर हम इसको अगर अंतर देख लेते हैं तो ये कितना का अंतर हो जाएगा, ये 5 का अंतर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ अगर हम लोग देख लेते हैं तो कितना का हो जाएगा, 12 का हो जाएगा। यहाँ से यहाँ अगर हम लोग देख लेते हैं तो 30 का हो जाएगा। यहाँ से यहाँ अगर हम लोग देख लेते हैं तो ये 6 हो जाएगा, और 11 से 6 ये आपका हो जाएगा 56 हो जाएगा। फिर इसी तरह से आगे होगा। तो हम लोग ये 4 में देख लेते हैं कि इसमें वो क्या लॉजिक लगाया है। अगर यहाँ से देख लेते हैं तो 7, फिर यहाँ देख लेते हैं 18, फिर यहाँ देख लेते हैं तो 36 या 16, फिर इसका कोई नहीं। अगर हमको इसको जनरली इसको देखने के लिए एक और कर सकते हैं, जैसे ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 है। अगर हम इसको अगर देखें तो ये कितना का हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस आपका 3 हो जाएगा। ये जो है आपका 5 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 56 है, तो ये हम लोग देख रहे हैं 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका अगर अंतर अगर हम लोग देख लेते हैं तो आपका हो जाएगा 0, 4 से 1 जाएगा 3,
और यहाँ 130 हो जाएगा। तो 130 और 130 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 11 का स्क्वायर प्लस हम लोग का हो जाएगा 9। तो हम लोग इधर से देख रहे हैं कि ये जो नंबर है ना, ये वाला नंबर कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5, फिर 7, 5 के बाद 7 है, फिर 11 है। तो अगला प्राइम नंबर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब इधर देखिए 1 2 2 2 का अंतर हुआ है, तो ये इधर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 12 नहीं लेना, 13 लेना प्राइम नंबर। तो 13 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 170 यानी 180। कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। यानी 180 जब हो जाएगा तो हमको यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर आना चाहिए 180 होना चाहिए। तो 248 में 180 जोड़ेंगे तब तो 248 में अब हम लोग जोड़ने के लिए जा रहे हैं 180। तो 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और आपको कितना हो जाएगा 428। 428 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका सी में है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर आपका 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 में भी देख चुके हैं कि ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पर आते हैं। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पर जो है, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आपको दे दिया मैथ्स का, ये परमुटेशन कम्बिनेशन का है। तो इसमें एक वर्ड दिया हुआ है कि डायरी वर्ड है, डायरी वर्ड। तो ये डायरी वर्ड को वो क्या करने बोल रहा है। हालांकि इसका अगर ऑप्शन देखिएगा तो इसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है और 24 दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है। डी नंबर में दिया हुआ 1 से अधिक, ई नंबर में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो हम एग्जाम में देखते देखते इसको बता दिए थे कि क्या होगा। तो ये डायरी के अक्षरों को कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, उसके अर्थ हो या नहीं हो, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर आप बनाइएगा पहले DI से भी बना सकते हैं, कोई एक वर्ड होगा, DIA से भी हो सकता है, DARY से भी हो सकता है, DIA मतलब इसको आगे पीछे करके 5 वर्ड को लेना है, छोड़ना किसी को नहीं है, 5 से बनाना है। एक बार ARYD हो जाएगा। तो इस तरह के शब्द कितने बनाए जा सकते हैं डायरी से। तो इसको बनाने के लिए देखिए एक कंडीशन दिया हुआ है, चाहे उनके अर्थ हो या नहीं हो। तो जब भी इस तरह का कंडीशन हो तो जितने वर्ड है उसका आपको फैक्टोरियल निकाल देना। वर्ड कितने हैं, 5 वर्ड है, तो 5 का फैक्टोरियल निकाल दीजिए। तो 5 का फैक्टोरियल के लिए होता है उसको कम करते जाना, 1 तक पहुंचाना है। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो आपको देखो 5 के 20, 60, 120। 120 वर्ड है कहीं, 120 वर्ड नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई। यानी इसका मतलब इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, आपको फिलहाल जानना है। जैसे अगर हम आपको अगर दे देंगे एक वर्ड दे देंगे केशव, आपको हम एक वर्ड दे देते हैं KESHAB। इसको बोला कि इससे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, चाहे उसके अर्थ हो नहीं हो, इसको अरेंज करे डिसअरेंज करे, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये 6 है, कितने वर्ड है 6 है, तो 6 का फैक्टोरियल आपको निकाल देना है। तो 6 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ये मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, जितने वर्ड 6 5 30, 120 यानी 720 वर्ड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो केशव से कितने बन जाएंगे, 720 वर्ड बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको जनरली इस तरह का अगर क्वेश्चन दोबारा आता है तो जितने वर्ड होता है उसका फैक्टोरियल निकाल के, अब फैक्टोरियल कैसे निकलता है, उसको एक एक कम कर देना। 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, उस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 120। 120 का आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन बोलिए या जिसका भी बोलिए, ये क्लास 9 से उठा है, क्लास 9 का NCERT का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको देखना है कि प्रत्येक वर्ग एक आयत है। तो सबसे पहले आपको वर्ग और आयत का प्रॉपर्टी आना चाहिए कि वर्ग क्या होता है और आयत क्या होता है। तो जनरली इस क्वेश्चन के माध्यम से हम बताने का कोशिश करते हैं कि वर्ग जो होता है, एक वर्ग जो होता है इसका चारों साइड बराबर होता है। ठीक है, और इसका प्रत्येक एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, प्रत्येक एंगल, और तो ये चारों साइड। और एक जो आपका रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल इसका भी प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, लेकिन इसका जो होता है ये आमने सामने वाला साइड क्या होता है, बराबर होता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग एक आयत है। अगर हम लोग दोनों का प्रॉपर्टी देखें तो क्या दोनों का एंगल बराबर है, 90 है प्रत्येक एंगल। आमने सामने देखिए, इसका आमने सामने वाली भुजा, इसका भी आमने सामने वाली भुजा होता है। ठीक है, इसका भी डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है, ये भी। तो आपका इस तरह का क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा कि प्रत्येक वर्ग एक आयत है। हम इसको कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग एक आयत है। ठीक है, यानी इसका आमने सामने वाली भुजा, इसका भी ये होता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। कहता प्रत्येक सम चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज है। देखिए सम चतुर्भुज ऐसे होते हैं, सम चतुर्भुज जो है ये वाला होता है। तो सम चतुर्भुज का क्या होता है कि पहली बात जो है ये आमने सामने वाली साइड इसका क्या होता है, पैरेलल होता है, एक बात। दूसरा बात जो इसका चारों साइड जो है आपस में बराबर होते हैं।
ये दोनों एंगल का सम 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। अब हम लोग समानांतर चतुर्भुज देख लेते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि ये जो होता है ये चारों साइड इसका बराबर नहीं होता है, लेकिन इसका भी एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। ये आमने सामने वाली साइड भी क्या होते हैं इसका? पैरेलल होते हैं, जैसे रोम्बस का होते हैं, और आमने सामने वाली भुजा भी इसके बराबर होते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए तो मिल रहा है, ये भी मिल गया, सामने वाली मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है ना, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है। तो वर्ग में अभी हम बताए थे कि वर्ग में आप इसके ये वर्ग हो गया। तो वर्ग में क्या होता है कि प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का, चारों साइड इसका क्या होता है? बराबर होता है चारों साइड। अब समचतुर्भुज में हम लोग आते हैं। अच्छा, जब ये चारों साइड इसका बराबर हुआ, 90 डिग्री हो गया, ये दोनों का एंगल का सम कितना हो गया? 90 180 हो गया। तो ये तो फिर पैरेलल भी होगा, जब चारों साइड बराबर है तो पैरेलल होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? अगर हम लोग समचतुर्भुज में अगर देखें, तो समचतुर्भुज में होता है कि हम लोग इसका पहला पद क्या होता है कि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्योंकि क्योंकि ये दोनों साइड जब पैरेलल है और ये दोनों इसका इंटरसेक्शन लाइन है, तो ये दोनों का सम कितना होगा? 180। तो देखिए तो इसमें भी 180, इसमें भी 180, इसका चारों साइड बराबर, इसका भी चारों साइड बराबर, आमने सामने वाली भुजा भी चारों साइड इसका बराबर, चारों साइड बराबर, पैरेलल। तो ये भी तो पैरेलल बोल सकते हैं। बोल क्या? ये भी पैरेलल होता है वर्ग में। तो ये भी हम लोग कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है। तो आपका क्या? ये भी आपका सत्य है। पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है, तो इनमें से कोई नहीं, मतलब तीनों के तीनों क्या असत्य है। तो इसके लिए इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसका प्रॉपर्टीज को जानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से 9 क्वेश्चन था, 9 क्वेश्चन सब, एक रीजनिंग का क्वेश्चन रह गया, वो बाद वाले वीडियो में हम करा देंगे।